हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसकी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है। इसमें देखिए, इस सेटअप को एक्चुअली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल या सैंपल की एनालिसिस करते हैं। इसमें एक सोर्स होता है और यहाँ पे सोर्स हमने लिया हुआ है आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। अब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, आईआर रेडिएशन ले लिया है। इस वजह से इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। क्लियर होता है? चलिए तो आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए, सोर्स के फॉर्म में हमने क्या लिया हुआ, आईआर रेडिएशंस जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 100, 200, 300, 400 एनएम वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं। ये एक्चुअली एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। अब ये रेडिएशंस जैसे ही इस सैंपल सेल में आती हैं, तो सैंपल सेल में हमने मॉलिक्यूल लिया हुआ है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको स्टडी करना है। वो मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। और यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है, एक स्पेशल कंपाउंड लिया है। ये केमिकल कंपाउंड है जो फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, सैंपल सेल में जो भी मॉलिक्यूल है वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है और बाकी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व नहीं करता है, उसको यहाँ से ट्रांसमिटेंस होने देता है। यहाँ से जिस वेवलेंथ की लाइट ट्रांसमिट होती है वो 100% हो रही है और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद रिकॉर्डर को भेजता है। रिकॉर्डर उसको स्पेक्ट्रम के फॉर्म में यहाँ पे ग्राफ दे देता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो हमने सैंपल लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है जिसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है, ये जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स आई उनमें से हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्व करता है। सपोज इसने 400 nm, यहाँ पे 100, 200, 300, 400 nm की लाइट हमने पास की थी, बट इसने केवल 400 nm की लाइट को एब्जॉर्व किया और बाकी 100, 200, 300 nm की लाइट को यहाँ से पास होने दिया। तो यहाँ से 100, 200, 300 nm की लाइट 100% ट्रांसमिटेड हुई। 400 nm की लाइट को इसने एब्जॉर्व किया। एब्जॉर्व करने के बाद वाइब्रेशन शो करता है। ये वाइब्रेशन दो तरह से कर सकता है, स्ट्रेचिंग या फिर बेंडिंग के फॉर्म में, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्लियर? अब यहाँ से डिटेक्टर ने जो लाइट डिटेक्ट की, रिकॉर्डर को भेजा, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिला वो ग्राफ देखिए, यहाँ पे दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस में हमने लिया हुआ है वेवलेंथ लेम्डा और दूसरी एक्सिस में है हमारे पास ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो दो रीजन दिख रहे हैं। एक इस तरह का रीजन जिसमें स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं और इंडिविजुअल पीक्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रीजन। और दूसरा रीजन ये है जिसमें मल्टीपल पीक्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। यहाँ देखिए, वेवलेंथ है, ये ट्रांसमिटेंस है। ट्रांसमिटेंस में 20, 40, 60, 80, 100 और वेवलेंथ में हम देखते हैं 100, 300, 400, 500 एट्सेट्रा। यहाँ पे इसको हम 800 भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो 100% दिख रहा है ट्रांसमिटेंस, वो किस वेवलेंथ की लाइट का दिख रहा है? 100 to 300, यानी 100 to 300 वेवलेंथ की लाइट यहाँ एब्जॉर्व नहीं हुई थी, इसका बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, तो ये 100% ट्रांसमिटेड हुई थी। और 100% ट्रांसमिटेड होने की वजह से यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन दिख रही, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन दिख रहा है। ये जो पीक्स है ये कुछ एब्जॉर्प्शन शो कर रही है, किस वेवलेंथ पे? 400 की। यानी
इस बॉन्ड ने यहाँ पे HC बॉन्ड ने क्या किया था, 400 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया था, तो ये एब्जॉर्प्शन पीक यहाँ पे दिख रही है 400 पे। इसके बाद फिर देखिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ देखिए ट्रांसमिटेंस कितना दिखा रहा है, 50%, यानी 50% लाइट एब्जॉर्व हुई, 50% ट्रांसमिटेड हो गई। फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यानी 100% यहाँ पे ट्रांसमिटेंस हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ फिर से एब्जॉर्प्शन पीक दिख रही है, तो इसकी वेवलेंथ देख लेते हैं, ये 500 के आसपास है। यानी अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मालिक्यूल किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्व करें, वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्व कर सकती है, और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्व करके डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन भी शो कर सकती है। सपोज इसने 400 nm की वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया था, उस टाइम पर इसने वाइब्रेशन शो किया था स्ट्रेचिंग, ठीक है, और 500 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करके ये वाइब्रेशन शो कर रहा है बेंडिंग। या फिर ऐसा हो सकता है कि 400 पे इसने जो वाइब्रेशन शो किया उसको वाइब्रेशन शो किया, ठीक है, अब 500 पर उसने रोटेशन शो किया। क्लियर? तो 500 को भी इसने एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके ये रोटेशन शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, ओनली 35%, जबकि ट्रांसमिटेंस कितना हो रहा है, 65%। क्लियर होता है? ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये वाइब्रेशन शो करते हैं तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग होता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब सपोज हमारे पास कंपाउंड जो है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, उसके बेसिस पे हम चाहें तो उसके वाइब्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल CO2 लिया है, तो CO2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर। तो लीनियर के लिए अगर हम वाइब्रेशन कैलकुलेट करें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं 3n-5 से, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एटम। अब CO2 में देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 and 1 3, तो यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 -5 = 4, यानी ये जो CO2 कंपाउंड है ये 4 टाइप के वाइब्रेशन शो करेगा। इसी तरह अगर नॉन लीनियर हमने लिया हुआ NH3, तो NH3 का फार्मूला हो जाएगा 3n-6, वेयर n कितना है यहाँ पे, 3 and 1 4, तो 3 4 जा 12 - 6 = 6, यानी NH3 जो नॉन लीनियर कंपाउंड है वो 6 तरह के वाइब्रेशंस शो करेगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिला है उस ग्राफ को हम कुछ दूसरे ग्राफ के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं और जो कंपाउंड हमें मिला है उसका पूरी एनालिसिस करते हैं। क्लियर होता है? चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक और ग्राफ है और इस ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ चेंजेज है। यहाँ पर देखिए इस एक्सिस में तो ट्रांसमिटेंस है जैसा पिछले वाले में था, और दूसरी एक्सिस में यहाँ पे वेव नंबर है, यहाँ पर क्या था, वेव लेंथ। एक्चुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसका तरीके से इंटरप्रिटेशन वेव नंबर के फॉर्म में ही हो पाता है, ठीक है। तो वेव लेंथ में तो हमने ये सिंपल दिखा दिया। अब वेव लेंथ को अगर हम चेंज करना चाहें तो फार्मूला होता है वेव नंबर = 1/λ। इस फार्मूले के थ्रू वेव लेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए, यहाँ पे कुछ पीक्स दिख रही हैं, ये ब्रॉड पीक्स है, ये शार्प पीक्स है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल पीक्स दिख रही हैं। 2 रीजन हमने बताया था, ये एब्जॉर्प्शन रीजन है जिसमें इंडिविजुअल पीक्स बनती हैं, क्लियर आइडेंटिफिकेशन जिनका होता है। ऐसी पीक्स अगर बन रही है तो वो एब्जॉर्प्शन रीजन होता है और उसको फंक्शनल ग्रुप रीजन भी बोलते हैं। और जहाँ पर मल्टीपल पीक्स बनती हैं उसको फिंगरप्रिंट रीजन बोलते हैं। एक्चुअली जो ये इंडिविजुअल पीक्स बन रही हैं इनका इंटरप्रिटेशन आसान होता है, इसको आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट मल्टीपल पीक्स का इंटरप्रिटेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसको हम आसानी से कर नहीं पाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे पीक्स के बारे में कुछ और जानकारी है जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देख लेते हैं। पीक्स को शेप और इंटेंसिटी में अगर क्लासीफाई करें तो शेप देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। पहला तो ब्रॉड पीक्स होती हैं, ये देखिए ये ब्रॉड पीक्स हैं। दूसरी शार्प पीक्स होती हैं, ये देखिए शार्प पीक्स हैं। और इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी का सीधा मतलब होता है हाइट ऑफ
पीक्स। यहाँ पे देखिए पीक्स की हाइट क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे इसकी इंटेंसिटी कैसी है, स्ट्रांग। यहाँ पर देखिए पीक्स की हाइट मीडियम है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, मीडियम। और यहाँ पे पीक्स की हाइट क्या है, वेरी स्मॉल, तो इसकी इंटेंसिटी को बोलेंगे वीक इंटेंसिटी। क्लियर होता है। चलिए अब ये जो ब्रॉड पीक्स हैं, ये ब्रॉड पीक्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर, ब्रॉड पीक्स किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और जो शार्प पीक्स होती हैं वो पोलरिटी के बेसिस पे होती हैं। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो शार्प पीक्स बनेगा, और पोलर कंपाउंड है तो ब्रॉड पीक्स बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है इसका इंटरप्रिटेशन आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ जो भी हमारे पास कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी जानकारी हमें इस एब्जॉर्प्शन रीजन से या फंक्शनल ग्रुप रीजन से मिल सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्योर एल्डिहाइड ग्रुप किस वेव नंबर पे किस तरह की पीक देता है, ये हमारे पास एक रेफरेंस लिस्ट होती है स्पेक्ट्रम की। तो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम मिला है, इस स्पेक्ट्रम में जो भी पीक्स मिली है उस पीक्स को उस रेफरेंस लिस्ट की पीक से मैच करते हैं और हम आसानी से बता पाते हैं कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर होता है। ओके। सेम लाइक ये जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है जिसमें मल्टीपल पीक्स होती हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, बट इसके लिए भी हमारे पास स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी होती है और उससे हम मैच करके बता पाते हैं। एक्चुअली जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, आपको बता दें कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसका एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होता है। तो इस फिंगरप्रिंट रीजन को इंटरप्रेट करके हम बता पाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया हुआ है स्टडी के लिए। इसका मतलब ये हुआ फिंगरप्रिंट रीजन से हम ये बता पाते हैं कि हमने सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल लिया है, कौन सा कंपाउंड लिया हुआ है। क्लियर होता है। और एब्जॉर्प्शन रीजन या फंक्शनल ग्रुप रीजन से हम ये बता पाते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कौन सा पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दो तरह के जो ग्राफ यहाँ पे दिख रहे हैं, सिंपल इज़ दैट हम फिंगरप्रिंट रीजन से ये बता पाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा कंपाउंड है एनालिसिस के लिए, और एब्जॉर्प्शन रीजन या फंक्शनल ग्रुप रीजन से हम ये बता पाते हैं कि कौन उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में कौन सा पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर। ओके। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दें कि एब्जॉर्प्शन रीजन में जो होते हैं, जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेचिंग शो करते हैं, जबकि फिंगरप्रिंट रीजन में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग दोनों तरह के वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। ओके। तो आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अभी हमने समझा कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी कंपाउंड की प्योरिटी की बात करते हैं, कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, और इसको कैसे करते हैं, बाय कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ अ नोन सैंपल विद स्टैंडर्ड वन। यानी हमारे पास रेफरेंस लिस्ट में जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम होते हैं उससे हम अपने स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके बता पाते हैं कि वो कंपाउंड प्योर है कि इम्प्योर। इस तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है। सेकेंड वन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम पता करते हैं कि वो जो कंपाउंड हमने लिया हुआ है उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसका कितनी क्वांटिटी है। कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। यानी किसी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो फंक्शनल ग्रुप किस कंसंट्रेशन में है, इसकी जानकारी हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द सैंपल। किसी भी सैंपल की प्योरिटी को भी बता पाते हैं। कैसे, इम्प्योरिटी रिड्यूसेस द शार्पनेस ऑफ बैंड्स।
अभी हमने देखा था जो स्पेक्ट्रम में पीक्स मिलती थी, वो पीक्स कैसी थी, कुछ शार्प थी, कुछ स्ट्रांग थी, कुछ मीडियम, कुछ वीक थी और उसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ बता रहा है कि इम्प्योरिटी रिड्यूसेस, अगर किसी कंपाउंड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो जो बैंड्स मिल रहे हैं उनकी शार्पनेस कम होगी या फिर वो ब्लर स्पेक्ट्रम देंगे। हेंस प्योरिटी कैन इजीली बी एस्टिमेटेड। इस तरह हम बता सकते हैं कि कंपाउंड प्योर है कि इम्प्योर। ठीक है, केवल जो पीक्स मिली हैं, जो बैंड्स मिले हैं, उसकी शार्पनेस और शार्पनेस के माध्यम से हम उसकी प्योरिटी को बता सकते हैं। क्लियर। फोर्थ नंबर, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सैंपल। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। इफ सैंपल इज क्रिस्टलाइज्ड बाय वाटर इट मे बी पॉसिबल सम वाटर प्रेजेंट इन सैंपल। अगर सैंपल का जो कंपाउंड है वो वाटर के साथ अगर एसोसिएट करें और वो क्रिस्टलाइजेशन शो करता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन अगर हो जाता है, इट मीन्स उसमें कुछ वाटर प्रेजेंट है। क्लियर होता है। चलिए लास्ट एप्लीकेशन इसका देखते हैं। शेप एंड सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल कैसे करते हैं। IR स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन डिसाइडिंग द शेप और सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल के शेप और सिमेट्री को डिसाइड करता है ये IR स्पेक्ट्रम। कैसे करता है। इफ़ टू बैंड्स फाउंड, अगर दो बैंड्स मिल रहे हैं तो NO2 इज़ लीनियर। अगर टू बैंड्स मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं NO2। NO2 कैसा होगा, लीनियर। इफ़ थ्री बैंड्स फाउंड, जैसे वाटर में, तो इट इज़ बैंड। तो बैंड के नंबर्स कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसका शेप और सिमेट्री आसानी से बता सकते हैं थ्रू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।